ब्रेक के बाद आमने सामने में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हमारे साथ हैं पर्यावरण के लिए अपने जीवन को झोंकने वाले विष्णु लांबा। विष्णु जी, बात हो रही थी तो आप तो बिहड़ों में घुस गए, डाकू के पास चले गए। समाज से आपका क्या विश्वास उठ चुका है जो बिहड़ों में चले गए? नहीं, ऐसी बात नहीं। ऐसा है, लोगों को देखता हूँ कई बार अखबारों में कि उसने ये इवेंट किया, वो किया, छोटी छोटी खबरें थी कि बैठक के आसपास कहीं ऐसा कुछ। अच्छी बात है, कुछ छोटा छोटा करने से सब कुछ होता है, लेकिन हटकर कुछ करने से समाज की नज़र जाती है और उस काम की ओर आदमी जुड़ता है, बढ़ता है। हमने ये जो जितने भी काम हम कर रहे हैं पक्षियों के लिए, पेड़ पौधों के लिए, अवैध खनन के खिलाफ या पानी बचाने के लिए जितने भी काम हम कर रहे हैं, उसमें बीच बीच में कभी ऐसे मौके आए। विश्व में पहली बार सोचते सोचते आ गया आइडिया, तो विश्व में पहली बार हमने हाथियों पर वृक्षों की शोभा यात्रा जैतारण में करवाई, पाली जिले में। 51 मन गुड़ की लापसी पर केले के पत्ते पर खाना खिला करके 5,500 पेड़ लगाए गौशाला में, वो आज भी जिंदा है। उसके बाद में फिर हमने छोटे भाई की शादी हुई तो हमने ऋग्वेद काल के बाद पहला पर्यावरणीय विवाह कर दिया। वो पूरे देश और दुनिया ने देखा, न्यूयॉर्क टाइम्स ने उसको छापा। तीसरा, फिर क्रांतिकारी परिवारों को पूरे देश में जाकर के तलाश करके 22 राज्यों में 56 परिवारों को तलाश करके राष्ट्रपति तक पहुंचा दिया। इसका वृक्षारोपण से क्या लेना? वृक्षारोपण करवाया, उन सबसे पेड़ लगवाया, शहीदों से। हर आदमी से जो मेरे से मिलेगा वो पेड़ की बात करेगा, पेड़ लगाएगा तो मेरा नहीं तो ये नहीं। तो चलो ठीक लगता है कि शहीद ऐसे ही हमने क्या है, डाकू को जब जिन्होंने खून की नदियां बहाई, जिन्होंने रक्त रंजित कर दिया बिहड़ों को, जिन्होंने हरियाली की जगह लाल लालिमा बहा दी, ऐसे लोगों से हरियाली की कामना करना, जिन्होंने हरियाली को हरे भरे समाज को नष्ट किया है। इस पूरी दुनिया ने वाल्मीकि जैसे डाकू पर क्यों भरोसा कर लिया? इंसान के अंदर देवता होता है, इंसान के अंदर राक्षस होता है। अन्याय के खिलाफ उन्होंने बंदूक उठाई, जो उनके साथ में हुआ, मैं उनकी पैरवी नहीं कर रहा हूँ, जो भी कुछ हुआ उन्होंने अन्याय के खिलाफ बंदूक उठाई। और फिर भी अगर मानते वो गलत था तो हमारी सरकार ने, हमारे कानून ने उनको सजा दी। कानून से बड़ा थोड़ी कोई हो सकता है, कानून ने उनको सजा दी, उनको समर्पण करवाया। समर्पण के बाद जब वो चले गए तो उस ताकत का अंदाजा तो हमें है ना कि वो क्या थे। उस ताकत का सदुपयोग होना चाहिए था समाज के हित में। उनको कहीं गौशालाओं जोड़ते, उनको कहीं और NGO से जोड़ते, लेकिन कोई उनको संभालने नहीं गया। पान सिंह तोमर फिल्म में देख रहा था, इरफान मेरे टोंक से ही हैं, बड़ा उनका अच्छा अभिनय और पूरी कहानी में जो चीज़ है, आपको आश्चर्य होगा। मैं कभी फिल्म नहीं देखता, शोले देखी हुई 2-4 बार, लेकिन पहली बार मैंने पान सिंह तोमर को 70 बार देख चुका मैं अब तक। एक एक डायलॉग मुझे याद है, इतना भूत सवार हो गया। 15-15 दिन में नहीं सोया। एक जो राष्ट्रीय लेवल पर देश के लिए मेडल लाने वाला फौजी बंदूक उठाकर भीड़ में चला जाता है, उसके साथ तब भी अन्याय होता है, फौजी के साथ भी अन्याय होता है। इस देश का युवा आज भी मार्गदर्शन के अभाव में भटक रहा है। माँ बाप बड़ी मुश्किल से उसको पालते हैं, पोसते हैं। डाकू के परिवारों से मिलने गए, पान सिंह के परिवार से भी मिले, तो ये क्या लोग राजी हैं आपके इस अभियान में जुड़ने में? वो बहुत खुश हैं। क्या कहते हैं? जब मैं गांव में लोगों से मिलने गए, मैंने कहा कि वो फलान जी डाकू यहाँ जाना है, तो उन्होंने कहा वो हमारे दादा थे। डाकू नहीं, वो हमारे दादा हैं। आपने सामाजिक कार्यकर्ता कहिए, संत कहिए, उनको कुछ भी कहिए, लेकिन डाकू मत कहिए, बागी कहिए। वो डाकू नहीं थे, वो बागी थे। और जब उनके व्यवहार से मैं जो मिला हूँ, गब्बर सिंह ने हाथ से खाना बना करके अपने हाथ से खिला रहा है, तो मैं क्या बताऊँ उसकी आदमी के बारे में। लेकिन शोले फिल्म ने बदनाम कर दिया उसको। उसने न कभी बसंती नचाई, न कभी तांगे रखे, न कभी घोड़े रखे, न कोई कभी हाथ किसी ठाकुर के हाथ काटे। प्रीतम सिंह असली नाम है उनका, नाम क्या लिख दिया गब्बर सिंह पुलिस ने। इस प्रकार की स्थितियां पैदा हो गई। लेकिन आज वो लोग आगे आ रहे हैं बीहड़ बचाने के लिए। बीहड़ जो है, बीहड़ में लंबे समय वो रहे, बीहड़ में पेड़ पौधों में उन्होंने शरण ली। जिन पेड़ पौधों ने, जिन जंगलों ने उनको शरण दी, वो जंगल आज खतरे में हैं, वो जंगल उनको बचाने हैं। ये बात मैं उनको समझाने की कोशिश कर रहा था, और वो सब लोग इस काम से राजी हैं। हर आदमी ने कहा कि आज तक हमारे पास कोई नहीं आया। तो क्या कहते हैं वो उन बीहड़ों को बचाने के लिए? क्या वो वहाँ अवैध खनन होगा उसके खिलाफ बोलेंगे? उनके पास सब कुछ, सारी व्यवस्था, उनके नाम से काम होता है। अवैध खनन जो हो रहा है उसके खिलाफ बोलेंगे, बीहड़ में पेड़ लगाएंगे, वहाँ पर गाँव को आदर्श ग्राम बनाएंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी अगर स्वच्छ भारत मिशन से इनको जोड़ते हैं तो आदर्श ग्राम बना के दिखाएंगे आपको। पर ऐसा कहते हैं कि चंबल के बीहड़ों में जो अवैध खनन हो रहा है उसके पीछे डाकुओं का ही बड़ा हाथ। किसी का हाथ नहीं है, कोई मतलब नहीं है। जो असली डाकू हैं, मलखान सिंह जी ने कहा डाकुओं ने समर्पण नहीं किया है, बागियों ने समर्पण किया है।
और असली डाकू कौन है ये पूरी दुनिया जानती है। क्या लगा कौन है? आप कुछ बोलने से बच रहे हैं। अब मैं सब जानते हैं क्या कौन है असली डाकू। सफेद पोश? सफेद पोस्ट तो सारी दुनिया किसी से पूछ लीजिए ना आप। उन्हीं के शय पे हो रहा है। तो उनसे राजनीतिक जब तक तो क्या इन बागियों को आपने दोबारा इन सफेद पोशों से, इस व्यवस्था से लड़ने के लिए तैयार कर लिया? नहीं, वो लड़ेंगे लेकिन कानून के साथ। बंदूक सिर्फ उनकी सुरक्षा के लिए है। अगर कोई 315 रखता है, वो राइफल रखता है, तो वो उनकी सुरक्षा के लिए है। वो जरूरी है ना, क्योंकि कितने सारी चीजें रही तो वो तो बहुत जरूरी शरीर अंग हो गई हो। तो क्या कहते हैं ये, क्योंकि आप तो बहुत सारे बागियों से मिले, 7 स्टेट में जा रहे हैं, मलखान सिंह से मिले, तो क्या इसकी रचना क्या होगी कि वो जिस इलाके में रहते हैं वहीं के जिस गांव में वो रहते हैं उस गांव को आदर्श ग्राम के नाते गोद लें, सरकार उसमें सहयोग करे, वो आदर्श गांव बना करके दिखाएंगे। जिन बीहड़ों में वो रहे उन बीहड़ों में एज इट इज वो बने रहे। कहीं पेड़ अगर कम हुए हैं, सीमा परियार जी ने कहा मुझे कि जिन जंगलों में मैं डकैत जब थी, मेरे ऊपर जब बंदूक थी, वो जंगलों में कभी मैं जाती हूँ तो मुझे पता चलता है कि ये क्या वही जंगल है, पेड़ ही नहीं है, गिने चुने बचे हैं। वहाँ पर मैं चाहती हूँ कि पेड़ लगें, हरियाली हो। सरू सिंह जी ने कहा कि अगर 1 साल और सरेंडर नहीं करते, जयप्रकाश नारायण जी ने सरेंडर करवा दिया, उनका बड़ा आशीर्वाद रहा, उस समय सहयोग रहा इन लोगों को सुधारने में। लेकिन सरू सिंह जी ने कहा कि अगर 1 साल और नहीं रहते, सरेंडर नहीं करते, तो आज गाय नहीं कटती देश में। माता कहने वाली गाय कट रही है। नेताओं का कौन सा वादा पूरा हुआ मुझे बता दीजिए, कौन नहीं जानता देश में। चुनाव आते हैं, मूर्ख बनाते हैं, फिर सत्ता में आ जाते हैं, फिर वो चला जाता है, फिर दूसरा जाता है, फिर चला जाता है, फिर तीसरा जाता है। ये नाटकबाजी चल रही है। जनता जाए तो कहाँ जाए? विष्णु, आप कई बागियों से मिल के आए, क्योंकि हालातों के चलते और व्यवस्थाओं के खिलाफ उन्होंने बंदूक उठाई थी। अब व्यवस्था को लेकर वो क्या सोचते हैं? वो व्यवस्था को लेकर जब उदाहरण पेश करेंगे, वो चाहते हैं कि हम उदाहरण पेश करें। वो जब उदाहरण पेश करेंगे, क्या अभी भी व्यवस्था से उनका आक्रोश है? व्यवस्था से आक्रोश तो है। व्यवस्था से आज बहन बेटी सुरक्षित नहीं है। जब मोहर सिंह डकैत थे, जब सरू सिंह, गब्बर सिंह, पान सिंह जो डकैत रहे हैं, बलवंता, चाहे और दूसरे मुन्ना सिंह, जितने भी डकैत जो रहे हैं, इन डकैतों के टाइम बहन बेटी सुरक्षित थी, महिला असुरक्षित नहीं थी। मलकान सिंह जी के लिए किसी महिला ने अगर कह दिया कि गहने पहन करके आधी रात को जंगल में बीहड़ में चले जाए, कोई महिला को डाकू मिल जाए, कोई बदमाश मिल जाए, तो वो कह दे कि पीछे मलकान सिंह बैठे हैं, तो फिर महिला सुरक्षित थी, उसको कोई असुरक्षा नहीं होती थी। आज क्या हो रहा है? आज गांव में दामिनियाँ हो रही है। किसी का मीडिया का हाथ चला गया या किसी का थोड़ा मामला उछल गया तो आ गया सामने, नहीं तो कितनी दामिनियाँ बैठी है, शोषण का शिकार में हमारी महिलाएं बैठी हैं। किसी को मजबूरन करना पड़ता है, किसी के लिए पहनावा भी जिम्मेदार है, किसी के लिए क्या जिम्मेदार है, लेकिन आज हो रहा है। विष्णु, एक बहुत बड़ा जो देश के सामने संकट है, विशेषकर राजस्थान के सामने तो बड़ा संकट हो गया है कि राजस्थान में केवल 9% जंगल रह गए और तेजी से कटते जा रहे हैं। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि जब 9% जंगल रह गए, और ये 9% मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ कि 9% रह गए, 9% रह गए, तो ये बढ़ेंगे कब? फिर वन विभाग क्या कर रहा है? ये भारत रत्न, ये पता नहीं क्या क्या, वो कौन से रत्न क्या क्या लेते हैं, पद्म शरीर कोई क्या, ये सारे कहाँ चले जाते हैं? सब लग कहाँ रहे हैं? हमने तो किसी सरकार से अवार्ड नहीं मांगा, कोई पुरस्कार, पैसा। क्या लगता है कहाँ है ये जो पेड़ इतने दशकों से लग रहे हैं, वो पेड़ है? ये कागजों में लग रहे हैं, निकाल के दिखा देंगे। हमारे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जी आपको बता देंगे, प्रकाश जावड़ेकर जी लैपटॉप पे पॉलीथीन फोकस कर रहे हैं, लैपटॉप पे दिखा देंगे हमने कहाँ कितनी पॉलीथीन उगाई। पॉलीथीन तो कच्ची बस्ती में जाना पड़ेगा ना साहब, पॉलीथीन फोकस करने के लिए कच्ची बस्ती में जाना पड़ेगा ना। पेड़ पौधे लगाने के लिए कहाँ लग रहे हैं, क्या हो रहा है, उसके लिए तो पागल होना पड़ेगा। वहाँ लेके दौड़िए ना आप। चुनाव में जिस समय प्लेन लेके भाग जाते हो, पेड़ के लिए भागिए ना कभी। आपको समाज ने इस नाते बनाया है, आप नियति ने आपको देश का सबसे बड़ा बागवान बनाया है। हम तो छोटे छोटे बागवान हैं, हमारी कहाँ गिनती है। तो क्या लगता है, क्योंकि डाकुओं के बारे में तो आपने बहुत बताया, क्या आपको लगता है कोई ऐसा नेता है जो पर्यावरण और वृक्ष को लेके भी चिंतित है? चिंता तो सब करते हैं, करते सब हैं, काम कुछ नहीं, करते कुछ नहीं है। कोई नेता नहीं है कोई, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। राजकुमार रेणुवा जी से मुझे उम्मीद है, अभी आए हैं। राजकुमार रेणुवा जी एक तपस्वी टाइप के आदमी हैं, गृहस्थ सन्यासी की प्रतिमूर्ति में उनको मानता हूँ। के शिकार वो भी हैं। अब व्यवस्थाओं के शिकार तो वो व्यक्तिगत रूप से होंगे, तो मैं उस बारे में तो नहीं बोल सकता, लेकिन वो उनको जहाँ तक मैं जानता हूँ वहाँ तक बड़े अच्छे इंसान है। और वसुंधरा जी पर्यावरण को लेकर के अगर ध्यान देंगी तो मैं समझता हूँ कि उनके नेतृत्व में राजस्थान के पर्यावरण जगत में इतिहास रचेंगे। अच्छा, एक क्योंकि बड़ी एक क्यूरोसिटी हो गई है कि जब से आपने डाकुओं का आह्वान किया है बिहाड़ों को बचाने का, बिहाड़ों को दोबारा से हरा भरा करने का,
क्या कार्यक्रम होने जा रहा है? सारे जो समर्पित दस्यु हैं, पूर्व जो भागी रहे हैं, पर्यावरण को समर्पित पूर्वदस्युओं का जो महाकुंभ जयपुर में होगा, उसका नाम हमने रखा है पहले बसाया बीहड़, अब बचाएंगे बीहड़। तो क्या करने वाले हैं उसमें? उस कार्यक्रम में ये लोग आएंगे जयपुर, इनसे बाकायदा पेड़ लगवाएंगे, उनके अनुभवों से वो देश के युवा का मार्गदर्शन करें, आने वाली पीढ़ी का। गलत रास्ता गलत है, हमसे बड़ा क्या गलत होगा? तो गलत रास्ता जो है वो गलत है। युवा राष्ट्र और समाज को लिए समर्पित हों, राष्ट्र और समाज से बड़ा कुछ नहीं है। पर्यावरण जो प्रकृति और संस्कृति जो हमारी खतरे में है, उसके संरक्षण और संवर्धन के नाते हम लोग आगे आएँ। और प्रधानमंत्री को नाम हम ज्ञापन देंगे इस कार्यक्रम में कि जिस तरीके से उन्होंने हमें इतना बड़ा विश्वास दिया है, इतना बड़ा आशीर्वाद दिया है कि जिन क्रांतिकारी परिवारों को मैं तलाशने गया था, उन सभी को उन्होंने आमंत्रित किया है। 16 नवंबर को हम प्रधानमंत्री जी के साथ रहने वाले हैं। मोदी जी ने बुलाया मिलने के लिए, और उसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूँ देवेंद्र फडणवीस जी, महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं, उनको उन्होंने पूरा कार्यक्रम अपने जिम्मे ले लिया है कि आप जो करना है कीजिए, लेकिन सारा जितना भी कुछ खर्चा होगा हम करेंगे। अब कोशिश करेंगे कि जयपुर के कार्यक्रम में भी कोई जुड़े, अच्छे लोग जुड़ें, तो उनके माध्यम से इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। तो लंबे अनुभव के बाद, दशकों से पेड़ की वर्षों से इस पेड़ के अभियान के बाद, समाज से, नेताओं से मोह भंग होने के बाद, विष्णु लांबा पूर्व डकैतों यानी बागियों का साथ लेने जा रहे हैं वृक्षारोपण के लिए, हरे भरे बीहड़ों के लिए, हरे भरी इस धरती के लिए। ये थे हमारे साथ कल्पतरु संस्थान के संरक्षक, अध्यक्ष और कार्यकर्ता विष्णु लांबा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक और हस्ती के साथ।